नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अनिकेत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें क्योंकि इस पे शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़ा कोई न कोई टॉपिक रेगुलर अपडेट होता है। तो सांख्यिकी की लास्ट क्लास में हमने कोरिलेशन के बारे में पढ़ा था कि कोरिलेशन क्या है, उसके कितने प्रकार होते हैं, उसमें गुणांक क्या होता है, इन चीज़ों को हमने समझा था। तो हमने जाना था कि जो कोरिलेशन होता है नॉर्मली वो सिर्फ 3 ही प्रकार का होता है कि जो एक होता है हमारा पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव और तीसरा होता है जीरो। ये 3 प्रकार के कोरिलेशन होते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने लिख रखा है कि सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधियाँ। तो अब हम जितनी मेथड्स पढ़ेंगे वो सभी सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधियाँ हैं, ना कि सहसंबंध के वो प्रकार है। अब सहसंबंध गुणांक जब हम ज्ञात करेंगे तो उसका जो मान आएगा, जो कि मैंने आपको बताया था कि +1 से लेके -1 के मध्य ही होता है। परफेक्ट 1 और परफेक्ट माइनस, दो ही कोरिलेशन मतलब यहाँ पे बनेगा। और तीसरा होता है हमारा शून्य की जो रेयरली होता है, और ये दोनों भी। तो इनके मध्य जो प्राप्तांक आएगा उसी के आधार पर हम व्याख्या करेंगे कि हमारा कोरिलेशन किस प्रकार का है, वो पॉजिटिव है या निगेटिव। लेकिन हम यहाँ पे ज्ञात क्या करते हैं, ये गुणांक। इस गुणांक की सहायता से ही हम बताते हैं फिर कि हमारा वो सहसंबंध किस प्रकार का है। तो यहाँ पे हम 2 प्रकार के सहसंबंध मैंने नाम लिख रखे हैं, जैसे गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध, प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, और दूसरा है श्रेणी क्रम सहसंबंध, रैंक ऑर्डर कोरिलेशन। पर इसके अलावा भी दर्जनों प्रकार के कोरिलेशन होते हैं, जैसे बाई सीरियल, पॉइंट बाई सीरियल, टेट्राकोरिक, फाई कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो जिनको हम आगामी क्लासों में जानेंगे कि ये जो इसके अलग अलग प्रकार हैं कोएफिशिएंट ज्ञात करने के, यानी गुणांक ज्ञात करने की, तो वो क्या हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो आज जानेंगे वो हम जानेंगे गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध के बारे में। तो जो गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध है, ये जो डेवलप करने का एक्चुअल में जो शुरुआत की थी वो फ्रांसीसी गाल्टन ने की थी। पर फ्रांसिस गाल्टन इसको डेवलप नहीं कर पाए थे, लेकिन उनके जो विचार थे इसका आधार बनते हैं। और जिन उसी को अपना बेस बना के, फ्रांसिस गाल्टन के जो थॉट थे उसी को बेस बना के इसको डेवलप किया था कार्ल पियर्सन ने। तो अगर पूछा जाए कि गुणनफल आघूर्ण से संबंध के जो फाउंडर हैं वो कौन है, तो वो हम जवाब देंगे कार्ल पियर्सन है। और श्रेणी क्रम से संबंध के जो फाउंडर हैं वो चार्ल्स स्पीयरमैन हैं, जिन्होंने बुद्धि का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था। तो अगर किसी को पता हो तो वो कमेंट में जरूर बताए कि चार्ल्स स्पीयरमैन ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत दिया था। तो अब हम यहाँ पे इसके बारे में पढ़ेंगे, गुणनफल आघूर्ण से सहसंबंध के बारे में। क्योंकि ये एक शॉर्ट क्लास है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका हम सिर्फ कैसे इसके जो फार्मूला है उसके आधार पर किसी सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको समझेंगे। थ्योरेटिकल क्लासेस मैं बाद में लूँगा। इनके थ्योरेटिकल भी एस्पेक्ट हैं कि भाई इस गुणांक क्या होता है, गुणनफल आघूर्ण क्या है, इसमें आघूर्ण क्या है, गुणनफल ही हम क्यों कहते हैं। तो वो चीज़ें हम बाद में जानेंगे। लेकिन अभी हम क्या करते हैं कि इसके जो थ्योरेट किसी सवाल को सॉल्व करने का तरीका है वो हम जान लेते हैं। तो जो इसका फार्मूला होता है इसको हम मेंशन करते हैं स्मॉल आर से। तो यहाँ पे होता है n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई अपान अंडर रूट, दो स्टेप में, n समीशन एक्स का स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। फिर होता है n समीशन वाई का स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर। ये इसका फार्मूला होता है। देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो चर हैं, एक एक्स और वाई। इन्हीं के आगे पीछे सारी कहानी घूम रही है। कहीं पे इनको एक दूसरे से हम गुणा करा रहे हैं, तो कहीं पे इनका स्क्वायर निकाल रहे हैं, कहीं पे इनका समीशन निकाल रहे हैं। और ये एक इकलौता ऐसा कोरिलेशन है जिसको ज्ञात करने के मल्टीपल तरीके हैं। आप इसको जेड स्कोर के द्वारा भी यूज कर सकते हैं, विचलित विधि यानी डिवाइडेड स्कोर के द्वारा भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जो यूज करूँगा इसको बोलते हैं मूल
प्राप्तांक विधि, क्योंकि जो बाकी अन्य विधियां हैं उनके अकॉर्डिंग ये काफी सरल हो जाता है, तो इसलिए हम इसका यहाँ पे यूज करेंगे। तो अब हम एक सवाल ले लेते हैं जिसके द्वारा हम सॉल्व करेंगे इसको। फार्मूला भी हम हटा देते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं छोटा सा, जिस पे हम डाटा फिल करेंगे और वहीं पे इसको हम सॉल्व करते जाएंगे। हमारा ये पहला वेरिएबल है x, और फिर दूसरा वेरिएबल y। अब हम क्या करेंगे, 5 तक ही लेते हैं जिससे हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। ये 10 भी हो 15 भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें एक छोटा सा सवाल सॉल्व करना है जो आपको समझ में आए, तो चाहे इनकी नंबर्स 5 हो या 10 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलो हम x का मान दे देते हैं 6, 5, 5, 4, 5। अब हम y का मान दे देते हैं कि हमारे पास y भी है 4, 10, 7 और 3। तो जैसे फार्मूले में था कि हमें पहले क्या करना है कि x इंटू वाई कर लेते हैं, एक कॉलम बना लेते हैं और x इंटू वाई कर लेते हैं। x इंटू जब y करेंगे तो ये हो गया 6 और 4 24, 5 और 6 30, 5 10 50, 7 4 28, 5 3 15, ये आ जाता है। इसको हम ऐड ऑन अभी बाद में करेंगे, बाकी हम कॉलम बना लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक कॉलम एक्स स्क्वायर और एक कॉलम वाई स्क्वायर बना लेते हैं और इनको हम करते हैं। तो 6 का स्क्वायर हम निकालते हैं, देखो ये कॉलम है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम करते हैं 6 का स्क्वायर हुआ 36, 5 का 25, देन 5 फिर 25, 4 का 16 और 5 का 25। अब अगला कॉलम हमने बनाया है वाई स्क्वायर का, जो ये रहा। तो इसको हम कर लेते हैं, 4 का हो गया 16, 6 का हो गया 36, 10 का हो गया 100, 7 का हो गया 49 यानी 49 और 3 का हो गया 9। अब इनको हम सम कर लेते हैं, सबसे जरूरी चीज है। n बराबर हमारे पास कितना है, यहाँ पे 5 है, तो समीशन x को हम सम करते हैं तो ये आता है 6 5 11 5 16 4 20 5 25। इसकी समीशन वैल्यू आई 25। इसकी भी निकाल लेते हैं y की, तो 4 6 10 10 10 20 और 7 27 3 30। इसकी समीशन वैल्यू आई, समीशन x आया हमारे पास 25, समीशन y आया 30। अब x इंटू वाई निकाल लेते हैं, तो इसको हम जोड़ते हैं, तो 24 और 30 हो गया 54 यानी 54, 54 50 104, 104 में 20 जोड़ देते हैं तो हो गया 124 8 32, 32 10 42 5 47। तो समीशन एक्स वाई का मान आता है हमारे पास 147। ये मान ध्यान देना, ये कैलकुलेशन ना गलत होने पाए, क्योंकि अगर कैलकुलेशन गलत हुआ तो सारा गेम बिगड़ जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया है कि कभी भी मान अगर एक से ज़्यादा आया तो आपकी सवाल क्या है, गलत हो जाएगी। तो इसीलिए जो आप कैलकुलेशन करें तो उसको सोच समझ के करें, थोड़ा कैलकुलेशन करने का अभ्यास कर लें। इसीलिए मैंने यहाँ पे छोटी छोटी संख्याएं ली हैं कि जिससे कैलकुलेशन में गलती ना हो। तब हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर को अब जोड़ते हैं, तो हो गया 36, 6 5 11 5 16, 16 6 22, 22 5 हो गया 27, और जोड़ते हैं 3 2 5 2 7, 7 1 8, 8 2 10 2 12। ये आया 127। हमें जो मिला समीशन एक्स स्क्वायर का मान मिला 127। अब समीशन वाई स्क्वायर का हम मान निकाल लेते हैं, 6 6 12, ठीक है, ऐसे जोड़ लेते हैं, 16 36 हो गया 52, 152 और 152 में एक घटा देते हैं, इसको 50 कर देते हैं, 101 9 210। तो समीशन वाई स्क्वायर का जो हमें मान मिला वो 210। अब हमें मान मिल गए हैं,
हमें यही मान चाहिए थे सारे। अब हमारा जो फार्मूला था, फार्मूला हमने क्या लिखा था, r बराबर हमने लिखा था n समीशन x और y माइनस समीशन x समीशन y। ऊपर हमने यही लिखा था। चलो एक बार हम फार्मूला देख भी लेते हैं, गलत ना हो। हाँ, सही लिखा था। और इसके बाद जब हमने इसको अंडर रूट किया, हमने लिखा था ब्रैकेट में n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर, फिर इधर ब्रैकेट में n के लिए y के लिए लिखी थी समीशन वाई स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये था फार्मूला। अब हमें ये मान हमारे पास सारे हैं, इसको बस इसलिए लिखा है कि जिससे हमें मान पता रहे। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, इसको ध्यान दे लीजिएगा। नीचे का डाटा नहीं इरेज करूंगा क्योंकि हमें वो चाहिए। इससे अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, मान रख देते हैं फार्मूले पे, डायरेक्ट मान रखते हैं। तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5। हमने यहाँ पे रख दिया 5 गुणते एक्स वाई का मान कितना है हमारे पास, 147। तो यहाँ पे हमने रख दिया 147 माइनस क्या है, समीशन x इंटू वाई। तो समीशन x है 25 और 30, 25 मल्टीप्लाई 30। ये हो गया ऊपर का डाटा। अब यहाँ पे आते, तो n बराबर हमारे पास कितना था, 5। और हमें क्या रखना है, समीशन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का मान हमारे पास है गुणते 127 माइनस हमारे पास समीशन एक्स, यानी एक्स की मान है 25 गुणते 25, फिर यहाँ पे गुणे का चिन्ह रहेगा, फिर यहाँ पे 5 समीशन वाई स्क्वायर का जो हमें मान मिला है वो कितना मिला है, 210 मिला है। 5 गुणित 210 माइनस कितना है हमारे पास, अगला क्या रखना है हमें, वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर कितना है हमारे पास, 30 गुणित 30। अब ये हमने सारा मान रख दिया। अब इस चीज को भी हम हटा देते हैं जिससे हम इसको अब सॉल्व कर पाए। चलो ऊपर वाले को हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 535, 5 चौक 20, 20 3 23, 5 1 5 2 7, 735 और 25 यहाँ होता है 75, 750 बटे। अब नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 127 है, तो 5 7 35, 5 दूनी 10, 10 3 13, 5 1 5, 5 1 6, 635 और 25 गुणित 25 होता है 625। ये हो गया 625 हमारे पास हो गया। और यहाँ पे मल्टीपल का चिन्ह लगा के इसको फिर कर लेते हैं। 5 0 0, 5 1 5, 5 दूनी 10, माइनस क्या है 30 का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 900, और बाकी ये अंडर रूट लगा है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ इसको हम घटा देते हैं डायरेक्ट। तो 735 में घटाएंगे तो ये माइनस में आएगा। अब ध्यान देना, इस चिन्ह को ध्यान देना, -15। और नीचे हम सॉल्व करते हैं, अंडर रूट लगा है हमारे पास। तो 635 में से 625 घटाते हैं तो 10 गुणते 10 50 में घटा देते हैं। जिनको ना समझ में आ रहा है तो मैं ऐसे दिखा देता हूँ। ऐसे हम घटा देंगे, 0 5 में से 5 और 10 में से 9 गई 1। कितना आ गया हमारे पास, 150। चलो इसको हम हटा देते हैं, ये समझने के लिए था, डायरेक्ट कर दिया मैंने। अब 150 का मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो ये हो जाएगा 1500। अब हमें मिल गया 1500, अंडर रूट तोड़ना है। तो अंडर रूट तोड़ना मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन में बताया था कि अंडर रूट कैसे तोड़ा जाता है। तो उसी तरीका के यूज करके हम यहाँ पे अंडर रूट तोड़ेंगे। तो हमें एक ऐसी संख्या से भाग देना है जिससे 15 हमारा कट जाए। 4 से भाग देंगे तो ज़्यादा जाएगा, यानी हम 3 से भाग देंगे। तो यहाँ भी 3 लिखेंगे, तो 3 त्रिका हो गया 9। यहाँ घटा दिए 6 आया और यहाँ पे 3 जुड़ गया। अब इसको जोड़ दिए तो ये 6 हो गया। और ध्यान देना कि यहाँ पे हमेशा पेयर्स में उतरेंगे, तो दोनों जीरो उतर गए। अब हमें एक ऐसी संख्या से भाग देना है कि जिससे ये हमारा पूरा कट जाए। तो अगर हम 5 से भाग देते हैं तो नहीं, 6 से भाग दें, 6 36, 6 36, 7 से भाग देते हैं, 8 से चलो भाग देते हैं इसको हम पहले। तो यहाँ हमने 8 लिखा, यहाँ भी 8 लिखा। तो 8 ढाई 64, 8 संग 48, 48 6 54।
अब इसको फिर घटा देते हैं तो यहाँ 6 आया, क्योंकि ये 0 है तो उसको मैं डायरेक्ट बोल दे रहा हूँ, लेकिन क्या होता है प्रोसेस, इस संख्या से उधार लेगा, इसके पास भी नहीं है तो ये अपने से बगल वाली संख्या उधार लिया, तो 0 है तो 10 हुआ, फिर इसने इसको दिया 10 हो गया। तो यहाँ पे क्या था, 10 हो गया, 10 में से 4 गई 6, और यहाँ पे 1 बचा, क्योंकि 1 उधार दे दिया तो 9 हुआ, 9 में से 4 गई 5 और ये कट गया। अब यहाँ पे 8 फिर से ऐड हो गया, तो 8 8 16 और 6 1 7। अब ये 56 है, बार नहीं जाएगा, ये ऑलरेडी बड़ी संख्या है, तो यहाँ पे हमने दशमलव लगा दिया, तो हमने 2 जीरो उतार लिए। तो हमें एक ऐसी संख्या से भाग देना जिससे ये फिर कट जाए। तो 8 सत्ते 56 देते हैं तो डायरेक्ट तो कट जाएगा, लेकिन जाएगा नहीं, तो चलो हम 7 से भाग देते हैं। यहाँ पे हमने 7 लिखा, तो 7 सत्ता 49, 7 छंग 42, 42 4 46, और 7 सत्ता 49, 49 4 53। अब इसको फिर वही सेम प्रोसेस घटा देते हैं, तो 10 में से 1 गई 9, सॉरी 10 में से 9 गई 1, और 9 में से 6 गई 3, और 5 में से 3 गई 2। तो काट देते हैं, 7 यहाँ पे हम ऐड ऑन करते हैं फिर से, तो 7 7 14, 6 1 7 और 7। अब यहाँ पे डबल जीरो उतार लेते हैं। अब एक ऐसी संख्या से भाग देना है जिससे कट जाए, तो हम भाग देते हैं यहाँ पे 3 से। 3 त्रिक्का 9, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 1 22। हमें बस दशमलव के 2 स्थान तक जाना है। अब इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसको छोड़ देते हैं। हमें दशमलव के 2 स्थान तक मिल चुका है, यानी 38.73। हमारा जो मान आया है वो ये आया है, इसको सॉल्व करने पे, अंडर रूट तोड़ने पे ये आया है -15/38.73। अब इस चीज को सॉल्व कर देते हैं और जो मान आएगा फिर हम उसकी व्याख्या करते हैं। तो चलो भाग देते हैं 15 का 38 से, 38.7। तो चूंकि पहली बार तो बार नहीं जाएगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0 लगा दिए। 0 लगाने पे भी काम नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे 150 ही हुआ। अब हम 10, चूंकि यहाँ पे दशमलव है तो हमने दशमलव लगा दिया, दशमलव हमने हटा दिया है। अब हमें एक ऐसी संख्या से इसको भाग देना है जिससे ये पूरा कट जाए। तो हमने यहाँ पे क्या करते हैं, तो हम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, डबल जीरो लगा लिए, क्योंकि हमने 0 लगा रखा है। अब 38 को हमें भाग देना है, 3873 से 15,000 में हमें भाग देना है। चलो भाग देते हैं, 5 तिहाई 15, 5 नहीं हम 4 बार ले जाते हैं, 4 तिहाई 12, 4 सत्ते 28, 28 1 29, 4 8 32, 32 2 34, और 4 तिहाई 12, 12 3 15। तो ज़्यादा जा रहा है तब भी, 3873 है, तो यानी हम इसको 3 बार ही भाग देंगे। तो 3 से हम इसको भाग देते हैं और इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो 3 त्रिक्का 9, 3 सत्ते 21, 3 8 24, 24 2 26, 3 त्रिक्का 9 2 11। घटा देते हैं 1, 9 में से 1 गई 8, 9 में से 6 गई 3, और 4 में से 1 गए 3। तो चलो हम इतने पे ही ले लेते हैं, 0.3 आया भाग देने पे। अगर हम एक डिजिट तक और ले जाएंगे तो कोई और संख्या आ जाएगी, तो चलो एक डिजिट तक हम ले ही जाते हैं, इसको रोकते नहीं। तो 0.3 है, यहाँ पे एक 0 उतर गया। अब हमें इस एक ऐसी संख्या से भाग देना है जिससे ये कट जाए। तो हम भाग देते हैं, लास्ट में क्या है 33, तो इस बार हम भाग देते हैं, 33 10 है तो हम 7 से भाग दे देते हैं। 7 त्रिक 21, 7 सत्ता 49, 7 त्रिक 21, और 7 8 56, 21 5 26। हाँ 7 से चला जाएगा बाहर, तो हम 7 से भाग देते हैं। तो हमारा जो मान आता है वो आता है -0.37। अगर सहसंबंध गुणांक याद हो तो ये देखो ये कहाँ पे फिक्स हो रहा है, इसका मान आता है -0.37। तो हम इसकी व्याख्या करेंगे कि x एवं y चरों के मध्य, अब ध्यान देना कि 0 से शुरू होता है, तो 0 से 2 तक वेरी लो कोरिलेशन है, और 2 से 4 तक लो कोरिलेशन है। x और y चरों के मध्य ऋणात्मक, क्योंकि मान इसका माइनस में आया है, ऋणात्मक निम्न सह संबंध पाया गया है।
अब ये सवाल जाके पूरी हुई। जब आप कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देंगे तो आपको ध्यान देना कि ये व्याख्या करनी पड़ेगी और इस व्याख्या से ही पता चलेगा कि x और y के चरों के मध्य कैसा कोरिलेशन था, पॉजिटिव था या निगेटिव था। तो जो हमारा आता है वो आता है कि x और y चरों के मध्य ऋणात्मक निम्न सहसंबंध है या निम्न ऋणात्मक सहसंबंध पाया गया। तो ये था प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, जिसके बारे में हमने सॉल्व करना सीखा कि ये फार्मूला था, हमने मान रखा। मैंने एक छोटी संख्या ली थी लेकिन फिर भी कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग गया। लेकिन इसको आप चाहे बड़ी संख्या पे रखें चाहे छोटी, यही फार्मूला आप लगाएं कि r, इसको स्मॉल r से हम डिनोट करते हैं n इंटू एक्स वाई समीशन से, फिर माइनस समीशन x इंटू समीशन y और अंडर रूट n x समीशन एक्स स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर x का, और सेम चीज फिर समीशन वाई स्क्वायर और फिर माइनस समीशन, सॉरी समीशन नहीं, y का होल स्क्वायर। ये मान निकालना, जैसे जो मैंने कॉलम बनाया था उस कॉलम से अगर इसका आप मान निकाल लेते हैं, वहीं पे सारा सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि वहां पे आप मान सही से रख पाएं। अगर आप उसका मान सही से निकाल लेंगे तो फार्मूले में रखना बहुत जरूर आसान है, बस रख के आपको बस उसका मान निकालना है, जैसे मैंने निकाल के दिखाया। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, हम रैंक आर्डर के बारे में पढ़ेंगे। और एक बार फिर कह रहे हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, क्योंकि इस पर शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़ा कोई ना कोई टॉपिक रेगुलर अपडेट होता है।